सो हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यू नो दैट दिस वीक बहुत सारे इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा देश का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया, फिर देश का बजट रिलीज किया गया, और फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 50% से रिड्यूस करके 18% कर दिया। ये तीन न्यूज इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेवलपमेंट हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत हद तक इंपैक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज जिसका और ज्यादा एक्सपेक्टेशन था वो था आरबीआई के डिसीजन का, कि आरबीआई अपने रेपो रेट को क्या करती है। क्या रेपो रेट को इंक्रीज करती है, कांस्टेंट रखती है, या डिक्रीज करती है। ये एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज 6 फरवरी को हमारे सामने आया है। और ये न्यूज़ बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तरफ से आया है, जिसको एमपीसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आरबीआई के अंदर एक कमिटी है, इसमें 6 लोग रहते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 6 लोग हर 2 महीने पे, एवरी सेकेंड मंथ ये मिलते हैं। मतलब एक साल में ये 6 बार मिलते हैं। लास्ट टाइम ये एमपीसी की जो बैठक हुई थी वो दिसंबर 2025 में हुई थी, और अब 6 फरवरी 2026 को इनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग का जो आउटकम है उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे, प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इस एमपीसी के डिसीजन में क्या आएगा। अब बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो और आपको यह भी नहीं पता कि एमपीसी क्या होता है, और आखिरकार ये रेपो रेट क्या होता है, और आखिरकार इनका पर्पस क्या है, इसीलिए आज इस सेशन में ये तमाम डेवलपमेंट्स को मैं सबसे इजी से इजी वे में आपको समझाने का काम करूंगा। इसीलिए बिफोर गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज, ये तो न्यूज समझ में आ ही जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू that what has happened, और दिस इज द डेवलपमेंट। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जो 6 मेंबर बॉडी है, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई की तरफ से जो 3 लोग होते हैं उसमें आरबीआई गवर्नर भी होते हैं, और यही आरबीआई गवर्नर इस एमपीसी के चेयरपर्सन भी होते हैं। इनका डिसीजन क्या आया, तो ये 6 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है इसको कांस्टेंट रखा जाएगा एट 5.25%। और दूसरा डिसीजन का लिया गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस है वो न्यूट्रल रखा जाएगा। अब रेपो रेट क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, all these minute things we are going to understand in this particular session. But पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, और बेसिक्स में हमें समझना पड़ेगा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी को अगर आपको जज करना है कि ये इकोनॉमी अच्छी कर रही है या खराब कर रही है, इसके बहुत क्राइटेरियाज हैं। लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, वो पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है ग्रोथ। इन्फ्लेशन और ग्रोथ, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट्स। लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर ए, ये इस साल 100 रुपए कमा रहा था। दिस पर्सन मिस्टर ए वॉज अर्निंग 100 रुपीज। नेक्स्ट ईयर दिस पर्सन अर्न्स 200 रुपीज, विच मीन्स इस पर्सन के इनकम में ग्रोथ तो आया है, तो ये अच्छी बात है। इफ अ पर्सन इज अर्निंग मोर तो ये इट्स अ गुड थिंग। बट ये ग्रोथ को समझने के लिए हमें यह भी समझना है कि इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइसेस का बढ़ना, राइट। एक 100 रुपए में आप आज से 5 साल पहले कुछ और खरीद सकते थे, और आज आप 100 रुपए में कुछ और खरीद सकते हो। तो अगर ये 100 रुपए से जो इनकम है मिस्टर ए का ये 200 रुपए में बढ़ गया है, मतलब ये पर्सन अब ज्यादा चीज खरीद सकता है क्योंकि अब वो 200 रुपए अर्न कर रहा है। बट ये चीज समझने के लिए कि क्या वो ज्यादा खरीद सकता है या ज्यादा नहीं खरीद सकता है, उसके लिए हमें यह देखना होगा इन्फ्लेशन कितना है। मान लीजिए इस पेन का कॉस्ट है 10 रुपए, तो ये मिस्टर ए जब 100 रुपए अर्न कर रहा था तो ये पेन कितने खरीद सकता है, 10 पेन।
बिकॉज इस पेन की प्राइस है 10 रुपीज और 100 रुपीज आई एम अर्निंग, सो आई कैन बाई 10 पेन. बट लेट्स से इफ दिस मिस्टर ए इज अर्निंग 200 रुपीज, लेकिन इस प्राइस ऑफ पेन 10 रुपए के बदला 20 रुपए हो गया है, ये पेन का दाम महंगा हो गया है. तो डिस्पाइट आई मिस्टर ए अर्निंग मोर मनी, मैं ज्यादा पैसा अर्न कर रहा हूं, आई एम अर्निंग 100-200 रुपीज नाउ, बट स्टिल बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस पेन जो पहले 10 रुपए था अब वो 20 रुपए हो गया है, दिस हैज इंक्रीज्ड, विच सिग्निफाइज दैट आई कैन स्टिल बाई ओनली 10 पेन. अभी भी मैं 10 पेन खरीद सकता हूं. तो ये सवाल आया फिर कि क्या कमाने से ज्यादा कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज नाउ आई एम अर्निंग 200 बट स्टिल आई कैन बाई 10 पेन. इसी तरीके से when you understand how a economy is functioning, then first you look at how the income of that country is increasing, but that income increase will only lead to more purchasing power. आप ज्यादा खरीद सकते हो जब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रहे. इसी चीज को एंश्योर करना कि देश की ग्रोथ ज्यादा रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, यही काम है मॉनेटरी पॉलिसी का, और इस पॉलिसी को बनाने का काम आरबीआई करता है. इसीलिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच इज मेड बाय आरबीआई, और आरबीआई इसके अंदर इंश्योर करता है कि देश की जो ग्रोथ की गति है, कमाई की गति है, वो ग्रो करे एट अ गुड पेस, बट इट शुड हैपन कीपिंग इन्फ्लेशन स्टेबल. कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए तो हर एक इकोनॉमी का अलग अलग है. जैसे अमेरिका की इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट इज 2%. इंडिया के लिए हम लोग कोई एक सिंगल टारगेट फॉलो नहीं करते हैं, रैदर वी फॉलो अ फ्लेक्सिबल टारगेट, जहां पे हमारा इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 4+- 2% पे होना चाहिए. मतलब 2 से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए. तो यही है मॉनेटरी पॉलिसी, और इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई एग्जीक्यूट करती है. और आरबीआई तो एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसके अंदर एक छोटी सी बॉडी है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं. और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का यही काम है कि हर 2 महीने पे ये लोग मिलते हैं और 2 महीने के बाद ये देखते हैं कि ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, और उसके हिसाब से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अपना डिसीजन लेता है, और डिसीजन के थ्रू वो इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है. थोड़ा और डिटेल में इसको समझें. ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई की एमपीसी एग्जीक्यूट करती है, ये 2 तरीके से किया जा सकता है. एक तो आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, और दूसरी आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है. अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब एक्सपैंड करना. क्या चीज को एक्सपैंड करना? मनी सप्लाई को. इकोनॉमी में जो पैसा है उसको अगर बढ़ाया जाए, अगर आरबीआई की एमपीसी इकोनॉमी में पैसे को इंक्रीज कर रही है, उसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. और अगर आरबीआई की जो एमपीसी बॉडी है वो पैसे के सप्लाई जो इकोनॉमी में जा रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम कर रही है, इसको व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अब एक्सपैंड कब करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? अगेन कम टू द बेसिक्स. बेसिक्स क्या था? मैंने कहा था कि एमपीसी के 2 ऑब्जेक्टिव हैं. एक ऑब्जेक्टिव है कि भैया इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रहे बिटवीन 4+- 2%, एंड ग्रोथ शुड हैपन एट अ स्टेडी रेट. अब समझिए, अगर देश का ग्रोथ कम है, राइट, देश की ग्रोथ जो है वो कम है, मतलब देश का जो इनकम है वो कम रेट से बढ़ रहा है जितना हम चाहते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो है मान लेते हैं 4%. मतलब इन्फ्लेशन जो है, हमारा टारगेट क्या है? 4+- 2%, मतलब 2 से 6 के बीच में. इन्फ्लेशन है कितना? 4%. तो मतलब इन्फ्लेशन की कोई समस्या है नहीं है, बिकॉज वो हमारे टारगेट में है. लेकिन अगर ग्रोथ मान लीजिए हमारा 6% पे है या 7% पे है, जनरली हम 8% का ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, और इस समय इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% है. मतलब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है लेकिन ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है. इसका मतलब कि एमपीसी को इस समय फोकस किस पे करना पड़ेगा? ग्रोथ पे कि इन्फ्लेशन पे? ग्रोथ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमारा ऑलरेडी कंट्रोल है. तो अगर ग्रोथ पे फोकस है तो ग्रोथ कैसे आएगा? नए फैक्ट्रीज बनेंगे. नए फैक्ट्रीज कब आएंगे? जब फैक्ट्रीज के लिए पैसा लेना आसान होगा, बिकॉज सबसे मुश्किल तो कैपिटल होता है, मनी, बैंक से पैसा लेना. तो अगर आरबीआई एमपीसी का फोकस ग्रोथ पे है
तो वो पैसे का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाएगी, और किसी चीज का सप्लाई जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका जो आपका प्राइस है वो कम हो जाता है। सप्लाई डिमांड का लॉजिक पता है आपको। तो इसीलिए आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब फॉलो करेगी, जब उसका फोकस किसके ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर है। लेकिन मान लीजिए अगर दूसरा सिनेरियो में कहूं, इन्फ्लेशन हमारा 7% है, मतलब महंगाई 7% है, जो कि हमारे टारगेट से ज्यादा है। जब इन्फ्लेशन हमारा 7% पे पहुंच गया है तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होने का एक सबसे बड़ा रीजन है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। 10 लोग इस पेन को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ये केवल 5 ही पेन है। तो जब डिमांड किसी चीज का बढ़ जाए सप्लाई से ज्यादा, तो महंगाई होगी। इस महंगाई को रोकने के लिए हमें डिमांड को कम करना होगा। डिमांड को कम करने के लिए हमें लोगों के पास जो पैसा है वो कम करना होगा। मतलब हम चाहेंगे लोग जो बैंक से पैसा लोन ले रहे हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाए। मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं तो हमें डिमांड को कम करना होगा। डिमांड को कम करने के लिए आई नीड टू कट डाउन द मनी सप्लाई, विच मीन्स आई वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, एंड दैट एग्जैक्टली इज रेफर्ड टू एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दो तरीके के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, या तो एक्सपैंड करो या कॉन्ट्रैक्ट करो, और ये दोनों का पर्पस है इन्फ्लेशन 4 ±2% के रेंज पे रहे और ग्रोथ जो है वो 8% के लगभग रहे। अब आपको मैं अभी का हालत बता रहा हूं। इस समय भारत की इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 2% के करीब है। मतलब कोई भी दिक्कत इस समय इन्फ्लेशन में नहीं है, लेकिन ग्रोथ जो है वो 7% पे है। मतलब ग्रोथ थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में नहीं। तो इस समय ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रोथ को 7 से 8% करें, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए हमें पैसा का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब ये पैसे का सप्लाई बढ़ता कैसे है, इसके लिए हमें रेपो रेट समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, यू आर ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, और आपको एक फैक्ट्री लगाना है। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे लेने के लिए कहां जाओगे आप? एसबीआई के पास, कि भाई मुझे 100 करोड़ दे दो। एसबीआई कहेगा मैं आपको 6% का इंटरेस्ट रेट लूंगा। ठीक है। अब ये 6% एसबीआई इंटरेस्ट रेट है, ये किस पे डिसाइड करता है? ये डिपेंड करता है कि एसबीआई को पैसा लेना कितना महंगा पड़ रहा है। और एसबीआई कहां से पैसा लेता है? आरबीआई से। तो अगर आरबीआई एसबीआई को 4% पे पैसा लोन दे रही है, तो एसबीआई ऑब्वियसली आपको 4% से ज्यादा, लेट से 5 या 6% पे देगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स इन इंडिया, दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रेपो रेट। एंड व्हेन वी गो टू टेक लोन फ्रॉम बैंक, दिस इज सिंपली रेफर्ड टू एज इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स इफ यू वांट कि ए के लिए पैसा लेना आसान हो जाए, तो उसके लिए बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। और बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कब कम करेगी? जब बैंक को आरबीआई से पैसा लेना कम हो जाएगा, right? Which means reduction in the repo rate. So whenever RBI MPC wants to expand the money supply, matlab it wants to make it easy for people to borrow money, then RBI will reduce the repo rate, which will eventually lead to reduction in the interest rate. यही चीज एमपीसी करती है। एमपीसी हर 2 महीने पे जब मिलते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होगा। अगर रेपो रेट को घटा दिया जा रहा है, मतलब अब रेपो रेट घट गया, मतलब बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, ग्रोथ अफेक्ट होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब फॉर बैंक्स इट इज डिफिकल्ट टू टेक मनी फ्रॉम आरबीआई, एंड इफ बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टेक मनी फ्रॉम आरबीआई, देन ऑब्वियसली इट इज द कंज्यूमर लाइक A who will find it difficult to take loan from SBI, because SBI will increase the interest rate. This is how MPC decides a very important thing which is known as repo rate, जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं। अगर मैं पिछले कुछ समय का ग्राफ बताऊं तो आप देख सकते हैं इस फेज में लगातार रेपो रेट को कम किया जा रहा था। रेपो रेट को क्यों कम किया जा रहा था? बिकॉज आप देख सकते हैं यहां पे कोविड आ रहा था और कोविड के पहले ही इकोनॉमी में ग्रोथ प्रॉब्लम में था, इसलिए ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो रेपो रेट को कट किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं लगभग 2022 में जब इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, तो इस रेपो रेट को लगातार बढ़ाया गया। रेपो रेट को क्यों बढ़ाया गया? कॉन्ट्रैक्शनरी, इसी को कॉन्ट्रैक्शनरी कह रहे हैं। अब रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा। क्यों बढ़ रहा था? ऑब्वियसली क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई थी, इन्फ्लेशन जो है वो 7% पे पहुंच चुका था। और अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी 2025 से लेकर लगातार रेपो रेट को कट किया जा रहा है। जो 6.5% पे रेपो रेट था वो इस समय 5.25% पे आ चुका है। ये जो लास्ट डेटा है ये दिसंबर 2025 का डेटा है।
तो देख सकते हैं कि रेपो रेट को इस साल लास्ट ईयर 2025 से अगर मैं बात करूं तो 6.5% से कट करके 5.25% पे लाया गया है। मतलब 1.25% से रेपो रेट को कट किया गया है। मतलब यहां पे इन्फ्लेशन कम था, ग्रोथ कम था, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपने एक्सपैंड किया। यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां पे आपका क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है लेकिन ग्रोथ सफर कर रहा है, इसलिए ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपने क्या फॉलो किया है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये देख सकते हैं इस साल इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है हमारा सीपीआई, दो तरीके से इन्फ्लेशन को समझा जाता है, एक कंज्यूमर के लेवल से और एक होलसेलर के लेवल से। जैसे मैं इस पेन को खरीद रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा, किसी शॉप पे जाऊंगा, तो शॉप पे प्राइस कितना बढ़ा इसको ट्रैक करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन वो जो दुकान वाला था वो तो होलसेल मार्केट में खरीदा होगा इस पेन को, तो होलसेल लेवल पे प्राइस कितना चेंज हो रहा है इसको ट्रैक करता है डब्ल्यूपीआई। दोनों एक साथ घटते बढ़ते हैं जनरली। तो आप यहां देख सकते हैं कि सीपीआई जो है जो 2022-23 में लगभग 6.65 पे आ चुका था। यही आप देख सकते हैं, ये वाला जोन। जब इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2024-25 से तो इन्फ्लेशन लगातार कम रहा है और बहुत ही कम पे आ चुका है। मतलब इस समय इन्फ्लेशन की कोई भी समस्या नहीं है, ग्रोथ के ऊपर फोकस है। और इसीलिए लगातार आप देख सकते हैं यहां पर रेपो रेट को कट करके एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो किया गया था। आप देख सकते हैं कि 125 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, तो 125 बेसिस पॉइंट मतलब 1.25%। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1.25% से हमारा रेपो रेट को कट किया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि पहले बैंक 8.5% का इंटरेस्ट रेट ले रहे थे, अब क्योंकि रेपो रेट कट हो गया है तो इनको अपना इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, 7.25% पे आ गया, जिससे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट कितना बच गया आपका, लगभग 9,30,000 पैसा बच गया आपका इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब लोगों के लिए पैसा लेना आसान है, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज बनेगी, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, ज्यादा ग्रोथ होगा। तो यही रेपो रेट का काम होता है। अब देख सकते हैं कि ये जो न्यूज आया है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि अभी जब एमपीसी ने बैठा तो रेपो रेट को चेंज नहीं किया। मतलब जो दिसंबर में हमारा रेपो रेट को 5.5% से कट के 5.25% पे लाया गया था, इसको इस बार कांस्टेंट रखा गया है। लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि इसको और कट किया जाए बिकॉज इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमपीसी ने अपने डिसीजन में कहा है कि अब रेपो रेट को कट नहीं किया जाएगा, 5.25% पे रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। ये इसीलिए बिकॉज आरबीआई को लगता है कि अभी तो भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन इन द कमिंग टाइम इन्फ्लेशन में इंक्रीज। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन बताया जा रहा है, ये क्वार्टर 4 में जो इस समय क्वार्टर चल रहा है इसको 2.9 से बढ़ाकर 3.2% कर दिया गया है। अगले फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 में 3.9 को 4 और फिर उसके बाद 4 to 4.2। मतलब आरबीआई को यह लगता है कि इन्फ्लेशन इस समय तो कंट्रोल में है, आने वाले समय में बढ़ सकता है, इसलिए अब और अगर रेपो रेट कट कर दिया जाए तो लोग बहुत पैसा लेंगे, वो सारा इकोनॉमी में जाएगा और उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आज जो नहीं है वो आने वाले समय में हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने कहा कि देखिए भैया, मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेपो रेट कट कर रखा है, अब इससे ज्यादा कट करना, तो अभी तक हमारा फोकस था ग्रोथ पे क्योंकि इन्फ्लेशन ठीक था, उसके लिए हमने बहुत मदद किया, हमने बहुत रेपो रेट कट किया, लेकिन अगर अब हम और ग्रोथ पे फोकस करने के लिए और रेपो रेट कट करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसीलिए दे हैव डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज एट 5.25%। जो दूसरा डिसीजन आया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को लेकर न्यूट्रल। 3 तरीके के स्टैंस होते हैं फ्रेंड्स। एक स्टैंस जब एमपीसी बैठती है तो अपना पोजीशन लेती है, एक पोजीशन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब वो बताना चाहती है कि आने वाले समय में हम रेपो रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। दूसरा आता है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब आने वाले समय में हम रेपो रेट को कम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी, आने वाले समय में रेपो रेट को बढ़ाएंगे। लेकिन जब न्यूट्रल पोजीशन लेती है एमपीसी, मतलब उसकी पोजीशन फ्लेक्सिबल है। मतलब अगले एमपीसी की बैठक जो फरवरी में है तो 2 महीने बाद होगी, मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल में या तो हम बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। सो बेसिकली ये स्टैंस जो है ये फ्यूचर प्रेडिक्शन बताता है पॉलिसी रेट का या रेपो रेट का। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये काफी कैलिब्रेटेड डिसीजन है। ऑब्वियसली लोग जो हैं वो चाह रहे थे ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए और रेपो रेट को कट किया जाए, बट एमपीसी ने इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसको कांस्टेंट रखा है। शेयर मार्केट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, शेयर मार्केट आज गिर गया है बिकॉज शेयर मार्केट सेंटिमेंट पे काम करता है और सेंटिमेंट ये था कि रेपो रेट को कट किया जाएगा, बट एमपीसी हैज टेकन अ वेरी प्रूडेंट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इस डिसीजन से और ट्रंप के 50% का टैरिफ कट करके और बजट में जिस तरीके का बूस्ट दिया गया है, अब ये सब चीजें कैसे इंपैक्ट करती है
इकोनॉमी को, ये तो आने वाले समय में बताएगा। बट आई होप कि आपको ये समझ में आया हो व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज पॉलिसी स्टैंस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. I will surely look into it and I will try to make a new video on some new topic. All the best, prepare well, and see you soon in some other video. Thank you.